हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन लगा लिए थे। चलिए, एक अच्छा ही सवाल इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाला मतलब निरक्षीय स्थिति वाला अपन कर चुके हैं, वो आप विद्या स्टडी के चैनल पर देख सकते हैं। मतलब कि BI से सर्च करना, BIDH/A विद्या स्टडी, तो वहाँ पे आपको कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की गणित फिजिक्स मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं, बगैर समय खराब किए, तो कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसको हमें निरक्षीय स्थिति में, मतलब अक्ष में ये होता है, हमें निरक्षीय स्थिति में जाना है। तो अपन ने माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है। चित्र बना है, मैं इसका वर्णन कर देता हूँ। माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जो +q और -q आवेश से निर्मित है। क्या बच्चों? +q और -q आवेश से निर्मित है। आप देख सकते हैं, जो ए बी है विद्युत द्विध्रुव है, जो कि +q और -q आवेश से निर्मित है, तथा जिसके बीच की टोटल लंबाई, यानी तथा जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है। एवं मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर, यानी मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, ध्यान रखना ऊपर की ओर जाना, मतलब निरक्षीय स्थिति में, O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, कितने पर? R दूरी पर एक अन्य बिंदु, कौन सा है बच्चों? मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करना बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। एवं साथ में लिख लीजिए, जो द्विध्रुव है, इससे पहले व्यंजक में अपन सिद्ध कर चुके हैं कि जो द्विध्रुव है P बराबर 2ql है या होता है। ठीक है। चलिए, तो ये इसकी थ्योरी हो गई। मतलब मध्य बिंदु O से R दूरी पर अपन को एक अन्य बिंदु क्या मिला? P मिला, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम E निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे घटकों में बढ़ जाती है। ठीक है। तो अपन देखते हैं +q आवेश के कारण। किसके कारण? +q आवेश के कारण। +q आवेश, यानी इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए बच्चों देखते हैं तीव्रता, यानी कि इस पर, तो इसको हम पहले E1 से ले लेंगे। E1 यानी दो घटक है अपने पास, एक E1 है और E2 है। +q के कारण E1 होगा, तो E1 बराबर क्या होता था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 K और Q अपॉन R स्क्वायर मतलब कि इनके बीच की दूरी, यानी AP का स्क्वायर। इसकी दिशा होगी A से P दिशा में। ठीक है बच्चों। हाँ, चलिए अब इस E1 को हमने दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। ठीक है। E1 है जो दो घटकों में, एक तो हो गया तुम्हारा E1 sin थीटा और दूसरा हो गया E1 sin थीटा ऊपर की ओर और E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में। यानी E1 को दो घटकों में वियोजित करने पर, मतलब बांटने पर, वियोजित करने पर। ठीक है। तो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक। कौन सा है? ये क्षैतिज कहलाता है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर कहलाता है। क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है बच्चों।
E1 साइन थीटा। तो ये तो हुआ प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको दे दीजिए समीकरण 1। अब ले लीजिए आप माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस क्यू है तो यहाँ से ये हो जाएगा बीपी का स्क्वायर, यानी इसकी दिशा क्या होगी बच्चों? बी से पी दिशा में। ठीक है, चलिए मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब हमें इसी प्रकार जैसे हमने E1 को 2 घटकों में वियोजित किया है, उसी प्रकार हम E2 को भी 2 घटकों में वियोजित कर लेंगे। चलिए बच्चों इसको बगल में देखते हैं। यानी जो E2 आया है अपने पास, E2 को 2 घटकों में वियोजित करने पर, 2 घटकों में वियोजित करने पर तो हो जाएगा क्या क्या आपका E2। अच्छा, नंबर 1 क्षैतिज घटक, जैसा कि अपन ने पहले बांटा था, यहाँ बांटा था आपने क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक हो जाएगा आपका बच्चों E। अच्छा, दूसरे को बांट रहे E2 को, तो क्षैतिज आपका होगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 घटकों में हमने वियोजित कर दिया है इसको। क्योंकि अब हमें देखना है कि हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है, तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज AOP में, मतलब कि अच्छा एक काम करिए, अपन अभी देख रहे हैं कि भैया जो E1 है घटक है, जो 2 घटकों में वियोजित किया है, मतलब कि क्या है E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो अपन देख रहे हैं, अच्छा एक ऊपर की ओर था क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर था। किसकी ओर था बच्चों? ऊपर की ओर। और ये वाला किसकी ओर है? नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि चूंकि E1 और E2, चूंकि क्या है E1 और E2 बराबर है, स्पष्ट है। स्पष्ट है कि अपन देख रहे हैं, स्पष्ट है कि जो E1 sin थीटा है ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है। मतलब कि ये क्या है, परिमाण में तो बराबर है लेकिन परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। अपन इनको ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि E1 बराबर E2, मतलब कि E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा। मतलब देखो ये आप देख रहे हो चित्र में कि E1 sin थीटा जितना उतना E2 sin थीटा है, मतलब ये परिमाण में बराबर है और विपरीत भी है। तो अपन कह देंगे स्पष्ट है कि E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा परिमाण में तो बराबर है, परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत है बच्चों। देखो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कोई ऊपर उस साइड जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ये कहीं आगे जाके मिलेंगे क्या? आप कहोगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही दिशा है इनकी, मतलब ये परिमाण में तो बराबर है, मान तो इनके बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत, जो परस्पर निरस्त हो जाती है, जो परस्पर निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अब अच्छा ये E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों यहाँ पे क्या हो गए बच्चों? E1 ऊपर जा रहा था, E2 नीचे जा रहा, मतलब ये परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, इसलिए यहाँ पर ये निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो अब 2 घटक बचे अपने पास, क्षैतिज घटक E1 और E2 cos थीटा। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बचेगी अपने पास बच्चों? E बराबर होगा क्षैतिज घटकों का योग होगा। अतः परिणामी तीव्रता
यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्षैतिज घटकों का योग होगी। क्या होगी बच्चों? क्षैतिज घटकों का योग होगी। अतः E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा ये होगी। ठीक है बच्चों। हाँ चलिए, तो यहाँ पर E बराबर, चूंकि अपन यहाँ पे बता चुके हैं कि E1 इक्वल E2, यहाँ पे अपन बता चुके हैं कि E1 है जो E2 के बराबर है। देखिए यहाँ पर बताया था हमने E1 बराबर E2, मतलब कि देखिए यहाँ पर यानी AP और BP ये बराबर है, तो E1 बराबर E2, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि E1 cos थीटा प्लस E2 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? E1 रख सकते हैं, तो E1 cos थीटा। ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसको क्या हो जाएगा? एक E1 cos थीटा और एक E1 cos थीटा हो जाएगा टोटल 2E1 cos थीटा। समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 ये रहा था। अब E1 का मान रख देंगे हम समीकरण 1 से वहां पर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 2 में मान रखने पर, क्या करने पर? मान रखने पर, तो क्या होगा? कब होगा? E बराबर E1, अच्छा E1 के स्थान पे इसमें रखना है, तो E1 के स्थान पे अपन क्या रख देंगे बच्चों? ये वाला मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो AP का स्क्वायर, इसको दे दीजिए समीकरण 3। अच्छा एक चीज और रह गई बच्चों, सॉरी, यहाँ पर रह गया cos थीटा। क्या रह गया है? cos थीटा, ये वाला है, ये तो अपन ने मान रख दिया, E1 का आया यहाँ तक और ये cos थीटा, तो इसको दे दीजिए समीकरण 3। आइए चलिए अब हम देखते हैं आगे, यानी कि अब हमें यहाँ से हमें एक तो AP का मान चाहिए और cos थीटा का चाहिए, तो इसके लिए हमें इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। हमें AP निकालना है और cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए, थोड़ा सा सवाल बड़ा है तो घबराइएगा मत, क्योंकि जो घबरा जाता है अक्सर उसे कुछ नहीं मिल पाता है। तो चलिए सवाल को, यानी कि E बराबर, यहाँ पे हमें AP निकालना cos थीटा, तो आइए हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में भैया आपने जो 9th और 10th क्लास में पढ़ा था वही लगा दीजिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता था? प्रमेय कि कर्ण का वर्ग, यानी कि AP का स्क्वायर प्लस इक्वल OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमें यहाँ से AP निकालना है, AP का स्क्वायर, तो OP कितना है बच्चों? O से P की दूरी है R, तो R का स्क्वायर प्लस AO, A से लेके O तक कितना है? L। क्यों? क्योंकि टोटल है 2L, तो यहाँ से आधे आधी कर लेंगे तो ये L बचेगी, तो L का स्क्वायर। एक तो AP का स्क्वायर, इसका मान हमें यहाँ रखना है, देखिए AP का स्क्वायर, तो चलिए AP का स्क्वायर, या इसी का हम वर्ग हटाएंगे तो AP बराबर ये निकलेगा वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए, हाँ तब भैया निकालना है cos थीटा का मान निकालना है, तो जो हमने 10th में जो ट्रिक पढ़ी थी लाल बटे कक्का की, तो वहां से निकालिए cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ये साइन का था, ये कॉस का था, ये टेन का था तीसरे नंबर, तो कॉस का क्या है? आधार बटे कर्ण, यानी कि क्या है? AO बटे कर्ण AP। क्या है बच्चों? कॉस थीटा लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण। हाँ तो चलिए आइए, आधार है अपने पास L, ठीक है, और कर्ण क्या है? कर्ण है AP का मान निकाल चुके, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
ठीक है, ये cos थीटा का मान निकल आया। चलिए इसको हम रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो यहाँ दिख रहा है, चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। क्या बोलेंगे अपन, समीकरण 4 में क्या का मान रखना है हमें, AP स्क्वायर का, AP स्क्वायर एवं cos थीटा का मान रखने पर, आइए देखिए बच्चों, E बराबर 1/4πε0 इंटू K और Q अपॉन AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर टोटल निकालना, ये वाला मान रखना, ठीक है। तो हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और साथ में निकालना है बच्चों हमें Q का मान, किस सॉरी cos थीटा का रखना है। तो क्या था, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस पे लगी है बच्चों करड़ी, और करड़ी का आपको पता होता है मान के, इसका मान कितना होता है, 1/2 की घात कहलाती है। अगर करड़ी किसी पे लगी है तो इसका मतलब है कितने की घात है वो, 1/2 की। चलिए तो यहाँ पे 1 की है, यहाँ पे 1/2 की है। आपने पढ़ा था कि जब बेस समान होते, इक्वल होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, मतलब आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/4πε0 इंटू K, और यहाँ पे QL, अच्छा एक मिस्टेक कर चुके हैं अपन, यहाँ पे 2, ये 2 था तो 2 को मैंने ध्यान नहीं दिया है। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा अपना, यानी कि ये 2, ठीक है, यानी 2 बचे थे ये। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कितना, 2QL, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऊपर 2QL, और यहाँ पे आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 और धन 1.5, 1 में 1/2 जोड़ेंगे, मतलब 1 में 1.5 जोड़ना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम, देखो इसको कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, एलसीएम 12 है, तो एलसीएम आया 2, 2 एकम 2 धन 1 एकम 1, यानी कि 3/2 की घात। तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर e⁻3/2, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना फाइनल व्यंजक किसका, निरक्षीय। अच्छा एक और, अभी ये 2QL है तो उसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, E बराबर 2QL, चूंकि द्विध्रुव है तो P बराबर कितना पड़ा था हमने, 2QL, ये द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसके स्थान पर अपन रख सकते हैं P बटा, यानी P/4πε0 इंटू K और 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर e⁻3/2, ठीक है बच्चों, ये P का मान था। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आ जाएगा अपना फाइनल व्यंजक। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं कैसे, न्यूटन प्रति कूलाम से, न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं कंडीशन, यदि R का मान, चूंकि L बहुत छोटा है, अल्पांश लिया था हमने, ठीक है, द्विध्रुव क्या है, अल्पांश, तो यदि L वेरी लेस देन R, L वेरी लेस देन R, मतलब कि L बहुत ही छोटा है R से, तो L को नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, L का मान ना के बराबर, ठीक है। तो E बराबर P/4πε0 इंटू K, और यहाँ पे 1/L को छोड़ना है, L को छोड़ना है, तो R स्क्वायर e⁻3/2। आपको पता है जब कोई चीज अंश में और हर में होती तो कट जाती है, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर बचा अपने पास P/4πε0 इंटू K, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, R की घात 3, 1/r घन, या इसको लिख दीजिए 1/, इसको लिख दीजिए P/r घन। तो ये अपना फाइनल व्यंजक आ जाएगा बच्चों, और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।